मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पहले इसका। तो देखो, सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम जो है महर्षि कर्णाद said if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particles. A stage would come beyond which further division will not be possible. He named these particles as परमाणु। महर्षि कर्णाद जो थे उन्होंने जो है मैटर को स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड किया और लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आया जिसका आगे डिवीजन नहीं हो रहा था, उस पार्टिकल को उन्होंने परमाणु नाम दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं या इंडियन फिलोसोफर हैं पाकुदा कात्यायन। said these particles normally exist in a combined form which gives us various state of matter. Around the same era, an ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when further division of particles will not be possible. Democritus called these individual particles atoms. इनको एटम्स कहा, which means indivisible, जो कि अविभाज्य है, जिन्हें आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो पार्टिकल थे ये। और इनको जो है ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस जो थे उन्होंने एटम्स नेम दिया। अब देखो नेक्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देयर आर 5 laws of chemical combination. Here only 2 of these laws which contributed significantly towards the development of chemistry are described. आपके सिलेबस में जो है 2 लॉज डिस्कस किया गया है, उनमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The law of conservation of mass states that during a chemical reaction, matter is neither created nor destroyed. Law of conservation of mass क्या कहता है? केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें ना तो मैटर जो है उसे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता। Thus, in a chemical reaction, total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड का टोटल मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास जो है वो इक्वल होता है। अब यहाँ वर्ड आया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से सब्सटेंस होंगे? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो एरो साइन के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एरो साइन के राइट साइड में लिखे जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन। बिफोर द रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट्स का टोटल मास इक्वल होता है प्रोडक्ट्स के टोटल मास के। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ बहुत ही अच्छा। तो देखो यहाँ इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइन represented here, 2 gram of hydrogen reacts with 71 gram of chlorine to give 73 gram of hydrogen chloride. तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कितना है? 73 ग्राम है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन जो एटम होता है
उसका मास जो है वो 1 होता है, तो यहाँ मॉलिक्यूल है तो 1 + 1, इसके लिए यहाँ 2 ग्राम वैल्यू ली गई है। क्लोराइन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 ग्राम होता है। यहाँ 2 एटम्स हैं तो 35.5 × 2 = 71 ग्राम लिया है। अब देखो यहाँ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन का 1 और क्लोराइन का 35.1 ऐड किया, कितना हो गया 36.5। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है × 2, तो ये हो गया 73 ग्राम। तो देखो यहाँ हियर मॉलिक्यूलर मास डेटा इंडिकेट्स दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट साइड का ये हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गई यहाँ प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड का इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 73 ग्राम, और प्रोडक्ट साइड का कितना है 73 ग्राम। तो रिएक्टेंट साइड का टोटल मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास यहाँ क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो ये कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Here molecular mass data indicates that the mass of the reactants is equal to the mass of the products. In other words, the total mass is conserved in the reaction. Reaction में total mass जो है वो conserved होता है। Activity: take one of the following sets X and Y of chemical. यहाँ देखो 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, X ग्रुप है, दूसरा Y ग्रुप्स है। इनमें फर्स्ट पेयर में जो दिया है कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स हो रहा है। सेकंड पेयर जो दिया बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट ऐड किया जा रहा है, और तीसरा पेयर जो है वो लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का है। तो देखो नेक्स्ट, प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर X एंड Y इन वाटर। ये कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, यहाँ पे ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन ऑफ Y में डाल दिया, ये सॉल्यूशन ऑफ Y में से एक पेयर में से कोई एक सब्सटेंस ले लिया। फिर जो है एक जो है यहाँ इग्निशन ट्यूब लेते हैं, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, और उसमें सॉल्यूशन ऑफ X डाल दिया, ठीक है। अब इन्हें एक थ्रेड से जो है यहाँ बांध दिया गया है। अब जो एक कॉर्क लेते हैं और ये बोतल के मुंह पे या कॉनिकल फ्लास्क के मुंह पे लगा देते हैं। क्लियर है? अब देखो इनका वेट कर लेते हैं। इसका क्या करते हैं, दो बोथ सब्सटेंसेस आर सेपरेट। बोथ सब्सटेंसेस मीन्स सॉल्यूशन ऑफ X एंड सॉल्यूशन ऑफ Y सेपरेट हैं। उस कंडीशन में इस कॉनिकल फ्लास्क का वेट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें जो स्मॉल इग्निशन ट्यूब है, इसमें जो कि सॉल्यूशन X है वो सॉल्यूशन Y में मिक्स कर देते हैं। सॉल्यूशन Y में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है इसका वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ X इन एन इग्निशन ट्यूब। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्सड, पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली, now tilt and swirl the flask so that the solutions X and Y get mixed. Wait again. Mix करने के बाद फिर वेट करते हैं। What happens in the reaction flask? Flask में रिएक्शन होती है। Do you think that a chemical reaction has taken place? Yes. Why should we put a cork on the mouth of the flask? भाई जो फ्लास्क के माउथ पे जो कॉर्क लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? तो इसका रीज़न है भाई, यहाँ केमिकल रिएक्शन जब होगी तो जो सब्सटेंस बनेंगे, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है या कोई गैस यहाँ एस्केप्ड हो रही है, वो जो है इस कॉनिकल फ्लास्क से बाहर ना जाए, इसलिए जो है इसके माउथ पर जो है कॉर्क लगाया गया है। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो चेंज होते हैं क्या? नो, डज नॉट चेंज। कंटेंट्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन, तो देखो यहाँ इट इज ऑब्जर्वेशन दैट द मास ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क अलोंग विथ इट्स कंटेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इफ इट टेक सोडियम क्लोराइड, जैसे हमने यहाँ पे जो पेयर लिया है वो कौन सा लिया, सोडियम क्लोराइड, और क्या है लेड नाइट्रेट, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस।
जितने भी यहाँ पेयर दिए गए हैं 3, सभी में जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक को यहाँ एक्सप्लेन किया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला Pb ब्रैकेट में NaOH2। सोडियम क्लोराइड से ये रिएक्ट कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन होगी? लेड क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट की यहाँ फॉर्मेशन होती है। रेड क्लोराइड रिमेन्स एज प्रेसिपिटेट, यानी कि PPT फॉर्म में यहाँ बनता है। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उस दौरान जो इनसोल्युबल सब्सटेंस और कह सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, वो सॉलिड सब्सटेंस और इनसोल्युबल सब्सटेंस जो है वो PPT फुल नेम प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट, द कॉर्क इज यूज्ड टू सील द माउथ ऑफ द फ्लास्क सो दैट नो एनी सॉल्यूशन और गैस एस्केप्स आउट फ्रॉम फ्लास्क। द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स डज नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। भाई जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसी जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाज postulated by Proust in 1797. According to this law, a chemical compound always consists of the same element combined together in the same ratio, independent of the method by which it is prepared over the source from where it is obtained. इसमें कहा गया है भाई केमिकल कंपाउंड जो है वो ऑलवेज ही जो है सेम एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है, सेम रेशो में होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड किया जाता है ओवर द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू कॉन्टेन ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाटर H2 इसका फॉर्मूला, H4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर इज ऑल्सो फाउंड टू बी फिक्स्ड एट 1:8 बाई मास। मास के बेस पर वाटर में जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशो, हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब मैं यहाँ रेशो लिख रहा हूँ बाई वॉल्यूम। हाइड्रोजन जो हैं वो कितने एटम हैं यहाँ? 1 2, कितने? 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1। वॉल्यूम के बेस पर मैंने ये रेशो लिखा है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1। अब मास के बेस पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 2 एटम का 2 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 तो 1 × 16, 1 × 16 को सोल्व किया कितना आ गया? 16, ठीक है। 2 1 टाइम और 2 8 टाइम, तो क्या रेशो आया? 1:8। बाई मास के बेस पर जो रेशो होगा बाई मास तो वो होगा 1:8, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो 8 ग्राम जो है इसमें ऑक्सीजन होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। दस इफ वी डिकम्पोज 9 ग्राम वाटर तो देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, डिकम्पोज होगी 9 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। क्लियर है भाई? 1 और 8 कितना हो गया? 9। टोटल जो आएगा H2O का जो मास यहाँ पर वो कितना रेशो, मास का जो रेशो है उसका टोटल जो आएगा वो कितना है? 9 होगा। 9 में से 1 पार्ट हाइड्रोजन है, 9 में से 8 पार्ट ऑक्सीजन है। क्लियर है? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशो 3:8 आएगा यहाँ 5 की जगह, 3:8 बाई मास। मास के बेस पर इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? 3:8 होगा, ठीक है। Thus if 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burned, it combines with 8 ग्राम of oxygen
2 gives 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ 5 के प्लेस पे 8 आएंगे, ठीक है, क्लियर है। यानी CO2 हो गया, CO2 को सोल्व किया 3:8 में आया, 3 ग्राम कार्बन होगा, 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन होगी, तो जो CO2 बनेगी वो 11 ग्राम बनेगी। 11 में से 3 पार्ट कार्बन के हैं और 8 पार्ट जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, extensions of atomic theory. In 1805, an English school teacher John Dalton postulated his atomic theory known as Dalton's atomic theory. Postulates of Dalton's atomic theory. The major postulates of Dalton's atomic theory are, मुख्य जो postulates का मतलब होता है अभिग्रहित बिंदु, ठीक है। फर्स्ट है all forms of matter, solid, liquid or gas, and elements, compound or mixture, are made up of very small particles called atoms. From the Greek word atoms meaning uncut, भाई जो ये ग्रीक वर्ड से बना है, ये जो बना है वर्ड वो किससे, ग्रीक वर्ड एटम्स, और एटम्स मीनिंग है अनकट, यानी जिसे काटा नहीं जा सके, ऑफ इंडिविजिबल, अविभाज्य है, जिसे आगे नहीं काटा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड एज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एलिमेंट्स, thus hydrogen consists of only the atoms of hydrogen while oxygen consists of only the atoms of oxygen. The atoms of hydrogen differ from the atom of oxygen. भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंसिस्ट होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या डिफरेंट एटम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ whole numbers to produce a large number of compound atoms of a new substance. The compound atoms of a particular substance are identical in all properties and differ from those of other substances. ये हो गए इसके पोस्टुलेट्स। अब देखो नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी की कमियां, क्या कमियां रह गई थी इस थ्योरी में, तो देखो अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory, an atom is the smallest discrete and indivisible particle of matter. However, modern researches have shown that the atom is not truly indivisible. The atom is made of even smaller particles called electrons, protons and neutrons. एटम भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, and can be further divided into still smaller particles as mentioned above. Dalton's theory says that all atoms of an element have exactly the same mass. The discovery of isotopes indicates that all atoms of the same element are not perfectly identical, at least they differ in their masses. Atoms of the same element having different masses are called isotopes. The atoms of the same element having different masses are called isotopes. According to the Dalton's atomic theory, the atoms of different elements should have different masses. John Dalton was born in 1766 at Cumberland in England. His father was a poor weaver, जुलाहा, weaver का मतलब जुलाहा. John, after his schooling, began teaching at the age of 12. He became school principal at 18. Later, he taught in colleges at Glasgow, Edinburgh, London, and Manchester. His atomic theory is recognized even today as one of the most brilliant work in the field of science. Dalton for the first time suggested a shorthand method for denoting both elements and compounds. Example दिया हुआ है यहाँ, in an experiment 14 ग्राम of sodium bicarbonate, 14 ग्राम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट,
was allowed to react with 10 gram of acetic acid. एसिटिक एसिड यहाँ कितना है 10 ग्राम. आफ्टर द रिएक्शन यानी कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड दोनों क्या है रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे यानी इनमें रिएक्शन होगी. और आफ्टर द रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इट वॉज फाउंड दैट ओनली 16.67 gram solution was left because a gas escaped from the container. What must be the mass of the gas which escaped into the atmosphere? Name the law applied. यहाँ देखो let the mass of the gas escaped is x ग्राम. x ग्राम ले. अब देखो यहाँ रिएक्टेंट्स दोनों दिए हुए हैं हमें, तो रिएक्टेंट साइड का हम टोटल मास यहाँ फाइंड कर लेंगे. रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है और एसिटिक एसिड है. तो सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है 14 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट का 14 ग्राम और एसिटिक एसिड का 10 ग्राम. दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया ये 24 ग्राम. यानी कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना हो गया 24 ग्राम. कितना हो गया 24 ग्राम. ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वैल्यू यहाँ है और ये एसिटिक एसिड है और ये है टोटल मास. ठीक है 24 ग्राम. एंड टोटल मास आफ्टर रिएक्शन कितना मिल रहा है 16.67 ग्राम फाइनल. तो ये तो सॉल्यूशन में आ गया. और कितना x ग्राम जो है वो गैस की फॉर्म में जो एस्केप्ड हो गया, वहाँ से बाहर निकल गया. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होता है टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. तो ये 24 ग्राम है टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, तो इक्वल होगा 16.67 प्लस x के x ग्राम. ठीक है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो अब यहाँ क्या किया 24 ग्राम 16.67 ग्राम को ट्रांसफ़र कर लिया इस साइड, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे. तो 24 माइनस 16.67 तो कितना आ गया ये 24 है. 1 बोरो लिए यहाँ से 100 हो गया 33, यहाँ 3 हो गए 23 में से 16 गए कितने 7.33 ग्राम जो है वो x की वैल्यू होगी. तो लॉ अप्लाइड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एग्जाम्पल 2 यहाँ दिया हुआ है 3.18 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन हीटिंग इन एयर गैव 3.98 ग्राम ऑफ ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. 1.06 gram of copper second oxide on reduction with hydrogen gave 0.847 gram of copper. So that these figures are in accordance with the law of definite proportions. तो देखो यहाँ फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है 3.18 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन हीटिंग इन एयर गैव 3.98 ग्राम ऑफ ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. तो यहाँ जो कॉपर मिला है वो 3.18 ग्राम मिला है. कितने में से मिला है ये तो 3.18 अपॉन 3.98. ठीक है. परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, यहाँ इनको किया 100 से तो ये कितना हो गया 79.89% हो गया यहाँ. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड. तो टोटल परसेंटेज 100 पे निकलती है, तो 100 में से कितना परसेंट जो है कॉपर यहाँ आ गया 79.89. तो 100 में से ये कॉपर की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया 20.11% आ गया यहाँ. ये आ गया फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए. ठीक है. सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन इट्स ऑक्साइड. तो कितना है ये 0.847 है अपॉन 1.06 इंटू 100. तो ये आ गया है कॉपर का परसेंटेज कितना 79.91% आ गया. ऑक्सीजन देखो परसेंटेज 100 पे निकलेगा तो जो बचा हुआ है 100 में से इतना तो कॉपर आ गया, तो 100 में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगी.
तो 100 माइनस 79.91 इक्वस टू आ गया 20.09%। देखो यहाँ ये क्वांटिटी अप्रॉक्स इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सिंस द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन बोथ द ऑक्साइड्स आर द सेम, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। अब देखो नेक्स्ट है, इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड यहाँ क्या है, रिएक्टेंट हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। तो देखो यहाँ ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वांटिटी लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट कितना है 5 ये रिएक्शन लिखना नीचे वापस से, इनकी क्वांटिटी इनके नीचे लिखना, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड 6 ग्राम, रिएक्शन होगी। फिर रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी 2.2 ग्राम, ठीक है, वाटर 0.9 ग्राम और 8.2 ग्राम जो है सोडियम एसिटेट बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड की क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। इसकी कितनी है 5.3, ठीक है, और इसकी कितनी थी 6 ग्राम, तो ये कितना हो गया 6 और 5 11.3 ग्राम। रिएक्टेंट साइड या कह सकते हैं बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन जो है कितना हो गया 11.3 ग्राम, या कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कितना है 11.3 ग्राम। अब हम प्रोडक्ट साइड में ये हैं, इन सब के मास को टोटल कर लेंगे, यहाँ करते हैं। तो देखो यहाँ सोडियम एसिटेट कितना 8.2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2, ठीक है, और वाटर कितना है 0.9। तो इन तीनों क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं 8.2, 2.2 और 0.9, तो देखो कितना है 2 2 4 9, 13 का 3 1 किया, यहाँ आ गया 1 और 8 9 2 11.3 ग्राम, यानी कि टोटल मास और प्रोडक्ट कितना हुआ 11.3 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था 11.3 ग्राम और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है 11.3 ग्राम। तो यहाँ जो मास रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8। क्लियर है। बाय मास टू फॉर्म वाटर, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस है 3 ग्राम, अभी कह रहा है ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो 9 ग्राम जो है वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। सो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना है 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल टू, आप लिखोगे 3 × 8, तो कितना हो जाएगा ये 24 ग्राम। कितना आएगा यहाँ 24 ग्राम आएगा। कितना आएगा 24 ग्राम। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे 24, ऑक्सीजन के कितने होंगे 24 हो जाएंगे यहाँ। तो देखो यहाँ पर जो है इस रेशो को हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वापस से जो है 1:8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपना लॉ नंबर 2 कौन सा था,
द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो है लागू हो रहा है। नेक्स्ट है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ कौन सी थ्योरी लग रही है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पोस्टुलेट्स ये हैं, तो इस पर देखो यहाँ ये लग रही है, सेकंड पॉइंट लग जाएगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड एज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज, जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है टेस्ट योर सेल्फ में, जो है विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो देखो इसके लिए अपने को वहीं चलेंगे। पोस्टुलेट्स में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ जो लग रहा है इस पे ये 4 पॉइंट लग रहा है। इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर ये 4 पॉइंट हो जाएगा पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। Atoms of elements combine in the ratio of whole number to produce a large number of compound atoms of a new substance. The compound atoms of a particular substance are identical in all properties and differ from those of other substances. Clear है। तो ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।